की पूर्वी सीमा पर बीरपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में हर तरह के लोग रहते थे, जैसे कि किसान, व्यापारी, कर्मचारी आदि। इस छोटे से गांव के अंत में कालीचरण का घर। वह गांव के बगल में अपने पिता द्वारा छोड़ी गई कुछ बीघा जमीन पर खेती करता था और कालीचरण की पत्नी गीता जानवरों की देखभाल करती थी। घर के सामने पड़ी जमीन में उनकी कुछ गाय, भेड़, बकरी आदि रहते थे। परिश्रमी कालीचरण सुबह सुबह कुदाल लेकर घर से निकल जाता अपने खेतों में काम करने के लिए और थोड़ी देर बाद गीता अपनी गायों, बकरियों और भेड़ों को लेकर चराने के लिए निकल जाती। वह सभी जानवरों को गांव से थोड़ी दूर चराने के लिए ले जाती, क्योंकि गांव के सभी खेतों में फसल भरी हुई है। इस कारण से यदि जानवरों को आसपास छोड़ दिया जाता है तो वे फसलों को खा सकते हैं, इसलिए गीता सबको दूर ले जाती। यह है गांव की मुख्य सड़क और गीता इसी सड़क से जा रही थी और सड़क के किनारे यह रवि कुमार का घर। सुबह सुबह अपने अपने गृह कार्य करके पड़ोसियों की पत्नियां रवि कुमार के पत्नी के साथ गप्पे करने आते और इस अड्डे का मुख्य विषय होता दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, उनका बदनाम करना। जानवरों को लेकर चराने जा रही है। गीता को आते हुए देखकर एक महिला ने कहा, अरे ये कैसी औरत है भाई, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी बेहया औरत कभी नहीं देखी। घर की बहू जंतु जानवरों को लेकर चराने जा रही है। अरे उसकी अपनी कोई संतान तो है नहीं, इसलिए इन जानवरों को वो अपनी संतान मानती है। जानवरों की माँ, वो कहते हैं ना 100 पुत्रों की माता। गीता अच्छी तरह से समझ गई थी कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इसलिए उसने ना सुनने का नाटक किया और वहां से चली गई। चरागाह में जाकर सभी जानवर बड़े मजे से घास खाने में व्यस्त थे। उस वक्त गीता दुखी होकर एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी थी। गीता और उसके पति का मानना था कि अगर ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो कोई भी काम छोटा नहीं होता और बच्चे ना होने में उसका क्या कसूर है। फिर भी गीता को लेकर पड़ोसियों का ऐसे मजाक उड़ाना उसे बहुत दर्द दे रहा था। आज गीता जल्दी घर लौट आई है क्योंकि उसका मन व्याकुल हो रहा था अपने दुख के बारे में पति कालीचरण को बताने के लिए। फिर गीता ने पड़ोसियों द्वारा बोले गए सारे बातें कहने लगी। सब कुछ सुनने के बाद कालीचरण ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे पोती होने के नाते मैं समझता हूँ कि तुम अपने पसंदीदा जानवरों से बहुत खुश हो सकता है कि तुम उन पड़ोसियों से ज्यादा खुश हो। अपने काम से खुश रहने वालों से और ज्यादा खुश कौन होगा बताओ। और अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो ऊपर वाला उससे भर के खुशियाँ देते हैं, समझे। पति की सुंदर बातें सुनकर गीता का मन बहुत हल्का हो गया, इसलिए अगले दिन सुबह वो खुशी खुशी गायों, बकरियों और भेड़ों को चराने के लिए ले जा रही थी। उन पड़ोसियों को लगा कि कल की बातें सुनकर शायद गीता इस सड़क पर नहीं आएगी, लेकिन आज गीता को खुशी खुशी जाते देख वे लोग अप्रसन्न हुए। तब एक महिला ने कहा, देखो, अब इस तरह के लोगों को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों के बाद ये लोग सिर पर चढ़ जाएंगे। हम सभी को अपने अपने पतियों को बता के कुछ व्यवस्था करनी होगी। और वे गांव में सबसे निचली जाति है। ऊपर से सुबह सुबह एक बंज औरत का मुंह देखना भी अशुभ है। इन लोगों को गांव से निकल देना ही बेहतर होगा। पत्नियों के इशारों पे नाचने वाला बीरपुर गांव के कुछ कायर पति कालीचरण के घर के सामने प्रकट हुए। तब रवि कुमार ने कालीचरण और गीता को घर के बाहर बुलाकर कहा, कालीचरण, हम जानते हैं कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, लेकिन गांव का शुभ अशुभ सब तो हमें ही देखना है। तुम्हारी पत्नी एक गंज औरत है और वो प्रतिदिन गाय बकरी लेकर गांव की मुखिया सड़क से गुजरती है। इस बात को गांव के लोग अच्छे से नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं
कि ऐसे कुछ वक्त ये दिन है जब किसी बंज औरत का मुंह देखना भी अमंगल है, उससे घर का नुकसान होता है। इसलिए तुम दोनों बीरपुर गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ, उससे हमारा और इस गांव का भला होगा। यह सब बातें सुनकर कालीचरण और गीता हैरान हो गए। इस तरह के बातें कभी सुनना होगा, ये वे दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रवि, तुम्हारे पिता और मेरे पिता बहुत अच्छा दोस्त थे और मैं तुम लोगों के साथ खेलते और पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ, और आज तुम लोग हमें इस गांव छोड़कर चले जाने के लिए कैसे बोल दिया? अपनी पत्नी के इशारों पे चलने वाला रवि कुमार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप देख रहा था। और बाकी आज्ञाकारी पतियों की भी यही स्थिति थी, सब बिल्कुल चुप थे। असल में कुछ लोग पत्नियों के शासन में अपने बचपन में लौट जाते हैं और अपना विचार बुद्धि सब खो देते हैं। यह एक तरह की बीमारी है और यहाँ सिर्फ बीमार लोग ही आए हैं, बाकी लोग नहीं आए। लेकिन अचानक हम दोनों इतने सारे भेड़ बकरी और गाय लेकर घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? इस घर के अलावा हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह भी तो नहीं है। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है। ये 2 महीने के भीतर तुम दोनों को दूसरी जगह जाना होगा। यह कहकर सब लोग वहाँ से चले गए। सालों से अपने मातृभूमि में रहने के बाद जब किसी को वहाँ से बेदखल किया जाता है, तब जैसा महसूस होता है ठीक वैसे ही कुछ इन दोनों को महसूस हो रहा था। आने वाले भयानक दिन के लिए वे दोनों आपस में बातचीत करने लगे। कुछ ही दिनों में देश में एक अनजान वायरस से होने वाले बीमारी सामने आई और तेजी से पूरे देश में फैल गई। अब हर तरफ उस जानलेवा बीमारी की चर्चा होने लगी। देश के सभी शिक्षा प्रतिष्ठान, बैंक और कारखाने अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। सुनसान सड़क पर सिर्फ पुलिस की निगरानी जारी थी ताकि कोई भी बिना मास्क पहने या समूहों में बाहर न आए। यह वायरस शुरू में शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन बाद में ग्रामीण क्षेत्र में भी फैल गया और इस बीरपुर गांव को भी इस वायरस से छुटकारा नहीं मिला। इसलिए अब गांव के लोग ज्यादा जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलते। सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन बाहर जाकर ढेर सारे बाजार करके लाते। और रवि कुमार के घर के सामने उन महिलाओं के अड्डे बिल्कुल बंद है। अब अगर रवि कुमार को पता चलता है कि कोई रास्ते से आ रहा है तो वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन से प्रचार भी शुरू हो गई। प्रशासन की तरफ से सभी गांव वालों को सूचित किया जा रहा है कि पूरी देश में वायरस फैल गया है और यह बहुत संक्रामक है। इसलिए सभी को इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि अनावश्यक रूप से कोई बाहर नहीं निकले। एक साथ ज्यादा लोग नहीं रह सकते और दूरी बनाए रखनी होगी। बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहने। आपातकालीन सेवाओं यानी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिकल शॉप ये सब छोड़कर सब बंद रहेगा। और अगर कोई ये वायरस से संक्रमित है तो सावधानी से उसका सहयोग करें। संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना हमारा कर्तव्य है। लेकिन वे कितना भी प्रचार करे, कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर सहयोग करने को तैयार नहीं है। महेश बाबू की पत्नी रेखा इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हुई है। महेश बाबू को रेखा को भर्ती कराने के लिए अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं मिला और कोई एम्बुलेंस भी आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका इकलौता बेटा अमेरिका में है। अब सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है, इसलिए वह नहीं आ सकती। अकेला महेश बाबू क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर वो अपने प्रिय मित्र रवि कुमार के घर की ओर चलने लगे।
यह सोचकर कि रवि कुमार एक पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी है, वो जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम कर देगा। रवि, ओ रवि, मैं महेश, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे महेश बुला रहा है, उसकी पत्नी पॉजिटिव है ना, शायद कुछ मदद मांगने के लिए आया है। अब क्या करें? अब जितनी भी जरूरत पड़े आप बाहर नहीं निकलेंगे, चुपचाप घर में बैठे रहिए, इसमें ही हमारा भला है। बेटा जल्दी सभी खिड़कियां बंद कर दो। ठीक है पापा। महेश बाबू को एहसास हुआ कि रवि कुमार उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए वो निराश होकर वहाँ से घर की ओर चलने लगे। क्योंकि घर में पत्नी रेखा अकेली है, इसलिए देर करना ठीक नहीं होगा। महेश बाबू जब अपने घर के सामने आए तो देखा वहाँ कालीचरण और गीता खड़े हैं। महेश भैया, सुना है भाभी जी पॉजिटिव है, इसलिए आया हूँ, अगर कुछ जरूरत पड़े। हाँ कालीचरण, जरूरत तो बहुत है, लेकिन ये बीमारी संक्रामक है, इसलिए रिस्क ज्यादा है, यह जानकर आए हो ना? हाँ, हम दोनों सब कुछ जानने के बाद भी आए हैं। ऐसे बुरे वक्त में थोड़ा रिस्क तो लेना ही होगा, नहीं तो कैसे चलेगा। फिर गीता रेखा को नियमित रूप से दवा और जलपट्टी देकर और भी विभिन्न तरीके से सेवा करने लगी। आप जानते हैं, इन कुछ दिनों से गीता ने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं पहले से स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों सही समय पर नहीं आते, ना जाने क्या होता। दूसरी तरफ दवा लाना, खाने का सामान लाना, ये सभी काम कालीचरण करने लगा। 10 दिन के अंदर रेखा तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन गांव के ज्यादातर घरों में कोई ना कोई बीमार होने लगी। अब बीरपुर गांव में सबके मुक्तिदाता है गीता और उसका पति कालीचरण। हर एक संक्रमित घर में खाना, दवा, पानी आदि लाने से लेकर दूर दूर से कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर ले आना, सब कुछ कालीचरण करने लगा। और अगर किसी मरीज को अस्पताल में ले जाने की जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। इस तरह से 6 महीने बीत गए। अब उस जानलेवा वायरस बीरपुर गांव से जा चुकी है, लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार करके गया। इतने दिनों तक पड़ोसियों की सेवा करते करते उसे पता ही नहीं चला कि उसके शरीर में भी भयानक तरीके से वायरस ने कब्जा कर ली है। इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी गीता को नहीं बचाया जा सका। और कालीचरण सीने में हाहाकार लेकर रो रहा था। बाहर सभी लाभान्वित गांव वाले इकट्ठा हुए थे, जिन लोगों ने एक दिन बांझ गीता को अशुभ अमंगल कहा था, यहाँ तक कि गांव छोड़कर जाने के लिए भी बोला था। आज गीता सच में चली गई, दूर, बहुत दूर, जहाँ से वो कभी लौट के नहीं आएगी। लेकिन गीता ने आत्म बलिदान देकर तथाकथित शिक्षित समाज व्यवस्था को बहुत कुछ सिखा के गई। शिक्षित, अशिक्षित, मंगल, अमंगल, ऊंची जाति, नीची जाति आदि मिलकर एक सुंदर दिखने वाले समाज का निर्माण करता है। लेकिन वास्तविक बुरे समय में सभी रीति रिवाज चकनाचूर हो जाते हैं। असल में हम एक सच्चे इंसान तब होंगे जब हमारे अंदर इंसानियत होगी। दोस्तों, अब सबको यह कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल प्रेस करके रखें। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।